मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 सिविक्स से करने वाले हैं व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ओके, देखिए हम लोगों ने डेमोक्रेसी वर्ड को अपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से समझा है। डेमोक्रेसी, ठीक है ना। एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि अब तक डेमोक्रेसी का मतलब हम लोग क्या समझते आए हैं कि एक ऐसा सिस्टम है, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट को लोग चुनते हैं वोट देके, ठीक है ना। पीपल वोट करते हैं और वोट देके लोग अपने गवर्नमेंट को चूज करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखिए दो चीज़ें देखते हुए चलते हैं। डेमोक्रेसी हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग वोट करते हैं, वोट देके अपना लीडर चुनते हैं। उनके जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करते हैं, पार्टीज अलग अलग होते हैं। जो भी लीडर्स होते हैं जिनको लोगों का वोट मिला है, ठीक है, वो जिस भी पार्टी से या ग्रुप से हैं, तो जिस मेजॉरिटी को, जिस ग्रुप को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के लिए पॉलिसी बनाती है, रूल करती है, इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेती है, ठीक है ना। यही डेमोक्रेसी हम देख रहे हैं ना। चाहे वो टेरिटरी के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से अलग अलग गवर्नमेंट हो सकता है। चाहे वो अगर पूरे सेंट्रल के लिए, पूरे कंट्री के लिए करते हैं तो कौन से हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। वही चीज़ अगर स्टेट के लोग स्टेट के लिए वोट करते हैं, ठीक है, एक ऐसे इलेक्टेड लोगों का ग्रुप जो स्टेट को गवर्न करे, वो स्टेट गवर्नमेंट होता है। हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी देखते हैं जो लोकल लेवल पे, चाहे वो अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, तो वहाँ पे भी एक गवर्नमेंट का फॉर्म देख रहे हैं हम लोग। ओके ना। तो डेमोक्रेसी में एक ऐसा सिस्टम है जहाँ लोग अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं वोट के थ्रू। तो गवर्नमेंट क्या होता है, अगर बात हम इसकी करें कि गवर्नमेंट क्या होते हैं, गवर्नमेंट से हम क्या समझते हैं, तो उसको हम लोग कैसे कह सकते हैं। हम लोग देखते क्या हैं कि गवर्नमेंट में क्या होते हैं, चाहे अपना सेंट्रल गवर्नमेंट देख लीजिए, हम लोग कहते हैं ना BJP गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट, जो अभी सेंटर में रूल कर रहे हैं। अगर अपने स्टेट की बात कीजिए तो हर स्टेट का एक अलग गवर्नमेंट है। आप अपने स्टेट की बात कीजिए तो हम लोग कहते हैं नीतीश गवर्नमेंट, क्योंकि नीतीश कुमार स्टेट में अपने बिहार में नीतीश कुमार अभी रूल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके जो भी पार्टी या अलायंस है, इनका गवर्नमेंट यानी उस ग्रुप को ये लीड कर रहे हैं, उनके हेड हैं। सेंट्रल में जो पार्टी और इसके जो अलायंस, इसके जो एलीज हैं, उनका लीडरशिप अभी मोदी कर रहे हैं, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली जब हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं तो हमारा सेंस क्या बनता है कि गवर्नमेंट में हम लोग बेशक मोदी गवर्नमेंट बोल रहे हैं, नीतीश गवर्नमेंट बोल रहे हैं, बट वी नो दैट देयर आर अदर पर्सन। ओके, देयर इज़ नॉट ओनली मोदी और नीतीश, ओके, देयर आर मेनी अदर पर्सन इन्वॉल्व्ड इन दिस गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट इज ग्रुप ऑफ इलेक्टेड लीडर्स। अभी हम लोग ना 1 मिनट के लिए इलेक्टेड वर्ड को साइड में रख देते हैं, क्योंकि ऐसे भी कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग लीडर्स नहीं होते हैं। तो हम लोग सिंपली लेके चलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये कंबाइंडली मिलके किसी रूल करते हैं एक टेरिटरी पे, एक एरिया पे। ये टेरिटरी आपका कंट्री भी हो सकता है, ये टेरिटरी आपका स्टेट हो सकता है, ये टेरिटरी आपका सिटी और विलेज हो सकते हैं, ठीक है ना। हम अपने पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं तो पंचायत में मुखिया है, सरपंच है, पंचायत सेवक हैं, वार्ड काउंसलर्स हैं, वो सब मिलके एक पंचायत के लिए डिसीजन ले रहे हैं ना। तो वहाँ पे पंचायत पे भी हम देख रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पर्सन है। वही चीज़ सेंटर में भी देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के अलावा और भी लीडर्स हैं उनके टीम में, ठीक है ना। सो गवर्नमेंट इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट रूल्स ओवर अ टेरिटरी। ओके, रूल करने का मतलब क्या है कि उस टेरिटरी के लोगों से रिलेटेड लॉ बनाए जाएंगे, उस टेरिटरी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे, जिसका मकसद क्या होगा, वहाँ के लोगों के जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक,
जो इनके सिटीजन है वहाँ के सिटीजन्स के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर बनाने के लिए नेसेसरी डिसीजन लेंगे। ये क्लियर है ना। तो एक गवर्नमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट लोगों के भलाई के लिए इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेंगे, लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ है वो देंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाती है उसको सही से इम्प्लीमेंट करेगी। देखिए पहला सेशन है हम लोगों का, तो थोड़ा सा अच्छे से समझते हुए चलते हैं। चैप्टर ये बहुत आसान है और इसमें जो भी चीज़ें बात समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट इज अ सेट ऑफ और ग्रुप ऑफ पीपल, सिंपली it is a group of people that have power to rule a territory. It makes laws, takes important decisions, okay, and implement the laws made by itself or made by it, okay. So the government rules over a territory, makes important law, takes important decision. Government implements law taken by itself, okay. बात समझ में आ गई। अब देखिए कि हम ना देखते हैं कि गवर्नमेंट के फॉर्म कौन कौन से हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के फॉर्म कहने का मतलब कि कितने टाइप के गवर्नमेंट हैं। तो हम लोग बेसिकली 4 टाइप के गवर्नमेंट देखते हैं। हम लोग गवर्नमेंट के 4 टाइप देखते हैं। कौन कौन से? एक टाइप देखते हैं मोनार्की। मोनार्की में हम लोग क्या देखते हैं कि एक किंग या क्वीन का रूल होगा, ठीक है। ये लोगों के द्वारा चुने नहीं जाते हैं ना, लोग इनको चुनते हैं, लोग इनको नहीं चुनते हैं। इनका जो रूल होगा वो कैसा रूल होगा? बर्थ बेस्ड रूल होगा, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है ना। जैसे जो किंग है, हमने अपने हिस्ट्री में देखा है ना, लुइस 16 एक मोनार्क था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े ना हम लोग अभी, तो लुइस 16 हम देख रहे हैं कि एक मोनार्क है, ठीक है। लुइस फर्स्ट, लुइस सेकेंड, लुइस थर्ड, ऐसे चलता आ रहा, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक किंग या क्वीन का बेटा ही उसका नेचुरल हेयर हो, वही आगे जाके राजा बने, लोगों को राजा चुनने का कोई अधिकार नहीं होता है, क्या कहलाता है वो? मोनार्की। फिर एक फॉर्म होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होगा कि एक आदमी के हाथ में रूल होगा, ठीक है। रूल ऑफ एन इंडिविजुअल या रूल ऑफ अ पर्सन, ये आदमी का रूल होगा। इसने पावर को क्या किया है? एक्वायर किया। वो पावर में आएगा, पावर को एक्वायर करेगा, रूल करेगा, एब्सोल्यूट पावर होंगे इसके पास, सारे फैसले इसके पास होंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे? ये इग्नोर करेंगे, इग्नोर्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में काम नहीं करेंगे। जो भी गवर्नमेंट के सिस्टम है, मशीनरी है, ठीक है ना, सिस्टम जो गवर्नमेंट के हैं, जो मशीनरी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सबके ऊपर इनका एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा, फुल कंट्रोल होगा, ओके। उसके बाद इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया सकता है। तो एक ना डिक्टेटरशिप की खासियत होती है सेंसरशिप। डिक्टेटरशिप वाले फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत क्या होती है? सेंसरशिप, ठीक है। ये अपने अगेंस्ट लोगों को बोलने नहीं देंगे, अपने डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं करने देंगे। क्लियर है। हम लोग अपने 9th क्लास में ही आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे नाजिज्म इन जर्मनी। हम लोग हिटलर के रूल को देखेंगे, वहाँ देखेंगे कि हिटलर एक डिक्टेटर था और इसने कैसे यहाँ पे लोगों को रूल किया है। अभी हम लोग प्रेजेंट में एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया का। सबको पता है ना, नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है उसका नाम क्या है? किम जोंग उन, ठीक है ना। तो हम लोग आए दिन न्यूज़ में सुनते रहते हैं उसके हरकतों को, उनके डिसीजंस को। हम लोग देखते हैं कि वो कैसे लोगों के फैसले से अलग अपने मर्ज़ी से डिसीजन लेते हैं। पूरे नॉर्थ एरिया के सारे सिस्टम उनके कंट्रोल में है। तो अभी हम लोग प्रेजेंट में एक एग्जांपल देख सकते हैं, किसका? किम जोंग उन का, ठीक है। तो एक फॉर्म है हमारा मोनार्की, एक फॉर्म है डिक्टेटरशिप, ठीक है। एक फॉर्म आप देखते हैं मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल्स में क्या होता है कि जो किसी कंट्री का, किसी जगह का जो रूल होगा, शासन होगा, गवर्नमेंट होगा, वो मिलिट्री या मिलिट्री ऑफिशियल्स जो होते हैं उनके अंडर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ के सारे फैसले मिलिट्री लेगी, ठीक है।
मिलिट्री के अंडर में शासन होगा। अब देखिए यहाँ पे भी ये जो मिलिट्री रूल है ये तो अपने पावर से यूज कर रही है, अपने पावर से गवर्नमेंट को कब्जा कर रही है। लोग इसको इलेक्ट करते हैं? नहीं कर रहे हैं ना। ये डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल लिविंग इन दैट एरिया। ओके, व्हेन मिलिट्री एक्वायर्स पावर और मिलिट्री गेट्स कंट्रोल ओवर एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड कू। क्या बोलते हैं उसको? या मिलिट्री डी कू बोलते हैं या सिंपली आप कू बोलते हैं उसको। मिलिट्री डी कू या कू। मिलिट्री डी कू या कू मीन्स when military gets control over an elected government or when military throws an elected government and gets control over the system। ठीक है, तो 3 फॉर्म हम देख सकते हैं, मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड मिलिट्री रूल। एक चौथा फॉर्म हम लोग देखते हैं दैट इज़ डेमोक्रेसी, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं। डेमोक्रेसी में क्या देखते हैं हम लोगों ने चैप्टर को शुरू में ही डिस्कस किया है। ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग वोट करते हैं, अपने लीडर्स चुनते हैं, ठीक है, और वो लीडर्स जो होते हैं, लोगों के चुने हुए लीडर्स गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है ना अब्राहम लिंकन का डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ठीक है ना, द गवर्नमेंट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल कहने का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट इज बाय द पीपल मीन्स दैट गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल मीन्स द गवर्नमेंट वुड टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, द गवर्नमेंट वुड टेक वेल केयर ऑफ इट्स सिटीजन, every decision that is made by the government will look after the citizen living in that territory। okay, so the government will take decision for the welfare of its citizen, that is for the people, of the people and by the people। okay, in democracy what is of the people means? Of the people means somewhere people elect as people rule over themselves through their representative leaders, through their representatives। okay, somewhere people rule over themselves, people rule themselves through elected representative that has been elected by them। okay, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लोग ही वोट करते हैं। ठीक है, वोट भी करते हैं, रूल भी करते हैं और फैसले भी खुद के लिए लेते हैं लोग इनडायरेक्ट वे में। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोग वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। अब देखिए ये जो हम लोगों का चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग डेमोक्रेसी का जो लिटरल मीनिंग है, ठीक है ना, लिटरल मीनिंग क्या देख रहे हैं कि पीपल इलेक्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। हम लोगों ने पढ़ा है ना वही अब्राहम लिंकन वाला डेफिनेशन, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो क्या यही 3 चीज़ डेमोक्रेसी होता है? ठीक है, डेमोक्रेसी में सिर्फ क्या लोगों का वोट देना ही डेमोक्रेटिक हो जाता है या नहीं होता है? हम लोग इस चैप्टर में कुछ ऐसे कंडीशंस पे रख के डेमोक्रेसी को चेक करेंगे कि डेमोक्रेसी किस कंडीशन में एक टेरिटरी को, एक गवर्नमेंट को हम लोग डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, किस कंडीशन में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक को हम लोग कहते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम क्या देखने वाले हैं? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी सबसे पहला देखते हैं एक फीचर कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के कंसेंट के हिसाब से, लोगों के हिसाब से डिसीजन लेती है। लोगों ने उसको इलेक्ट किया है डिसीजन लेने के लिए। तो द गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? सोवरेन होनी चाहिए, फ्री। ओके, द गवर्नमेंट मस्ट बी फ्री टू टेक इट्स डिसीजन और द वाट एवर डिसीजन दैट इज मेड बाय द गवर्नमेंट इट इज एम्ड एट पीपल्स वेलफेयर। क्लियर है? तो पहला देखिए आपकी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होना चाहिए? डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ
कि देखिए डेमोक्रेसी में जो डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है ना, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी, गवर्नमेंट को लोगों ने इलेक्ट किया है ना, ताकि गवर्नमेंट लोगों के बिहाफ पे डिसीजन ले। ये जो डिसीजन लेगी गवर्नमेंट, अपने डिसीजन लेने के लिए क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, इसके ऊपर और कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हम लोग ना एग्जाम्पल लेते हैं पाकिस्तान का। देखिए बात है 1999 की। इस टाइम पे ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे नवाज शरीफ, ठीक है। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान के एक मिलिट्री ऑफिसर हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ठीक है। अभी इनको पाकिस्तान से निकाला गया है, पाकिस्तान से ये बाहर रहते हैं, ठीक है। परवेज़ मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कू किया है। अभी हम लोगों ने जस्ट ये वर्ड पढ़ा है ना कि मिलिट्री जब पावर एक्वायर कर ले, मिलिट्री जब इलेक्टेड गवर्नमेंट को थ्रो कर दे, हटा दे, रिमूव कर दे, तो यहाँ पे वही चीज़ हम देख सकते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया है, नवाज शरीफ को हटा दिया है पावर से, ठीक है। देख रहे हैं कि पावर से हटा दिया। अब क्या किया इन्होंने, अपने आप को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया। चीफ एग्जीक्यूटिव हम लोग कह सकते हैं ना, जैसे अपने यहाँ बात करते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द नेशन, मीन्स एक उस हमारे इंडिया की ही बात करते हैं तो द प्राइम मिनिस्टर इज एग्जीक्यूटिव हेड, यानी उस कंट्री के एग्जीक्यूशन का सारा इंपॉर्टेंट फैसला, सारा फंक्शनरी पावर जो है इनके हाथ में आ गया, ठीक है। अब इनके देखिए ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नहीं है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, इसको हम एक मिलिट्री गवर्नमेंट कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनके इस स्टेप को इंटरनेशनल स्टेज पे क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, 2002 में एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, रेफरेंडम का मतलब कलेक्शन ऑफ वोट ऑफ पीपल, लोगों के, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जनमत संग्रह, कलेक्शन ऑफ वोट ऑफ पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये जीत गए, ठीक है। मतलब इस रेफरेंडम में ही इन 2002 ही कंडक्टेड ए रेफरेंडम एंड एक्सटेंडेड हिज पावर फॉर नेक्स्ट 5 years। देखिए जिसके हाथ में पावर है, सारी मशीनरी के ऊपर इनका कब्जा है, आर्मी का फुल सपोर्ट है इनको, तो रेफरेंडम में क्या हुआ, इन्होंने दिखा दिया कि पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि इनका रूल हो, और उन्होंने अपने पावर को, अपने पीरियड को 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया कि अगले 5 साल के लिए ये पाकिस्तान के रूलर होंगे, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने एक ऑर्डर पास किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में क्या था कि इन्होंने अपने आप को, जो पहले चीफ एग्जीक्यूटिव थे, अब पाकिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। देखते चलिएगा पाकिस्तान के अब क्या हो गए, ये प्रेसिडेंट हो गए, अपने पावर को इंक्रीज किया। उसके बाद काफ़ी हद तक सेंसरशिप कर दिया कि इनको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। आ रही है बात समझ में, इनको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। अब देखिए इनके इस स्टेप को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। जो पाकिस्तान के नेशनलिस्ट थे, जो पाकिस्तान के डेमोक्रेट्स हैं, मीडिया हैं, राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन सब ने इनके इस स्टेप को क्रिटिसाइज किया। इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया गया, इस स्टेप को क्रिटिसाइज किया गया। क्लियर है ना। अब यहाँ देखिए कि क्या, देखिए पाकिस्तान में ऑफिशियली क्या है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक नेशन है, बट क्या ये जो डेमोक्रेसी है लीगल, देखिए ये जो रेफरेंडम के बाद हम कह सकते हैं पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक नेशन नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड डिसीजन नहीं है। अभी भी देखिए पाकिस्तान में इलेक्टेड डिसीजन, इलेक्टेड रूलर है, वहाँ पे इमरान खान की गवर्नमेंट है ना। लेकिन देखिए वहाँ पे वो भी फ्रीली डिसीजन नहीं ले सकते हैं ना, वो अभी भी जो डिसीजन लेते हैं तो वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI के अंडर में, ISI के प्रेशर में लेते हैं डिसीजन, ठीक है। तो वहाँ पे इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑफिशियली अ डेमोक्रेटिक नेशन, वी कैन नॉट जज पाकिस्तान एज अ डेमोक्रेटिक नेशन। वाई? बिकॉज द इलेक्टेड गवर्नमेंट इज अनेबल टू टेक डिसीजन फ्रीली। ओके, द इलेक्टेड गवर्नमेंट इज
forced to take decision as per the intelligence agency of Pakistan। ओके खैर हमें उससे ज़्यादा लेना देना नहीं, ये उनका इंटीरियर मामला है, बट हम समझ सकते हैं। पहला चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट जो होगी डिसीजन लेने के लिए फ्री होगी। डिसीजन कौन लेगी? जिस गवर्नमेंट को लोगों ने इलेक्ट किया हो। लोगों के ऊपर फोर्स्ड गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। एक पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहने का मतलब क्या है? देखिए, फ्री से हम लोग क्या समझेंगे कि जो वोटर्स हैं वो किसी तरह के प्रिजुडिस, ठीक है, प्रिजुडिस मतलब किसी तरह से पूर्वाग्रह से, पहले से कोई सोच उन्होंने दिमाग में रखा, जैसे वो कास्ट बेस्ड हो सकते हैं, रिलीजन बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है, ग्रीड हो सकता है कि लालच में आके वोट दे रहे हो, डर से वोट दे रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल फ्री स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। एक आदर्श वोटर की सोच होनी चाहिए। अगर आप कास्ट के हिसाब से सोच के दे रहे हैं कि आप ना एक अपने कास्ट को फेवर कर रहे हैं या सिर्फ इसलिए वोट कर रहे हैं कि वो आपके कास्ट से है, तो भी उस मेंटल स्टेटस को हम फ्री नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रीजुडिस्ड है, पहले से उनके दिमाग में जजमेंट हो चुका है, ठीक है ना। फेयर का मतलब क्या है कि जो फेयर का मतलब है कि इलेक्शन में बिल्कुल ही करप्शन नहीं होना चाहिए, करप्शन फ्री होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। जो अभी एग्जिस्टिंग है, जो जीते हुए जो एग्जिस्टिंग रूलर हैं, उनके भी हारने के चांस होने चाहिए, यानी इक्वल चांस ऑफ विनिंग और लूजिंग। इक्वल चांस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग कहने का मतलब है कि जो भी कंटेस्टेंट है सबके जीतने या हारने के चांस बराबर होने चाहिए। जैसे देख लीजिए, हम लोग अभी देखते हैं, पिछले 4 लोकसभा चुनाव का देखते हुए चलते हैं, ठीक है। 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 2009 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है ना। 2004 to 9, 2009 to 2014, अब यहाँ पे इलेक्शन हुआ, लोग इनके काम से नाराज़ थे, ठीक है, या जो भी हो, ये पावर में थे लेकिन इलेक्शन के बाद ये हार गए, तो इक्वल चांस है ना। जो इनके अपोजिट थे उनके जीतने की संभावना थी। 2014 के बाद हम देखते हैं, 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, 2019 में इलेक्शन हुआ, फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, ठीक है। अब अगर मान लीजिए लोग इनसे खुश हैं, वोट करते हैं, ठीक है। अगर लोग इनसे खुश नहीं हैं तो 2024 के इलेक्शन में जब हो तो इनके हारने के चांस और इनके जीतने के चांस बराबर होने चाहिए, वो कहलाएगा फेयर इलेक्शन, ठीक है ना। एक अच्छा, जैसे हम लोग मैच की बात करते हैं ना कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और एक बहुत ही वीक टीम है, तो हम कहते हैं यार ये मुकाबला फेयर नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। जॉन सीना और अंडरटेकर का मुकाबला हो तो हम कह सकते हैं कि यार ये मैच फेयर है। अब जॉन सीना का मुकाबला मुझसे हो तो क्या उसको हम फेयर कहेंगे? नहीं कहेंगे। यानी जीतने के चांस दोनों के इक्वल हो तो वो फेयर कॉन्टेस्ट होगा। जो आपके गवर्नमेंट मशीनरी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो बिल्कुल निष्पक्ष होंगे, ठीक है, करप्शन बिल्कुल नहीं होगा, वोटर्स बिल्कुल फ्री स्टेट ऑफ माइंड के साथ वोट करेंगे, प्रिजुडाइज्ड नहीं होंगे किसी भी तरीके से, वो चाहे कास्ट बेसिस हो, रिलीजन बेसिस हो, ग्रीड हो, डर हो, लालच हो, ठीक है, बिल्कुल मुक्त अवस्था में वो वोट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं चाइना का। चाइना में देखिए क्या होता है ना कि चाइना का पार्लियामेंट कहलाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। इसके कितने मेंबर हैं? 3000 मेंबर होते हैं इसके, जो चाइना के सारे पार्ट से, ऑल पार्ट से आते हैं। कुछ जो इसमें होते हैं वो मिलिट्री के फेवर से आते हैं, आर्मी के फेवर से आते हैं। ओके, अब इसका मेंबर बनने के लिए, ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल, ठीक है। कोई भी ऐसा आदमी जो इस पार्टी का मेंबर नहीं है वो नहीं बन सकता है, उसका इलेक्शन नहीं हो सकता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर इलेक्शन होगा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो इसके मेंबर होंगे। साथ ही साथ चाइना में और 8 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 8 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। जो ये पार्टी, ये भी क्या है, ये भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट
पार्टी के ही एक ब्रांच कह लीजिए, आप एक सबऑर्डिनेट्स कह लीजिए, यानी इन 8 पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी इसी का कंट्रोल है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का ही कंट्रोल वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पे है। कोई भी उनके अप्रूवल के बिना इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे कॉन्टेस्ट का राइट सबको मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ है। फेयर इलेक्शन में हम क्या कह सकते हैं कि जैसे राइट टू वोट सबके पास है, वैसे ही राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन भी होना चाहिए सबके पास। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन यानी चुनाव लड़ने का अधिकार, वो भी सबके पास होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, वो डेमोक्रेटिक होगा। ठीक है, ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हैं मैक्सिको का। मैक्सिको में भी क्या होता है कि मैक्सिको की पार्टी है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी है। ठीक है, मैक्सिको में क्या होता है कि हर 6 साल पे इलेक्शन होता है। मैक्सिको आप देख सकते हैं अमेरिका का पड़ोसी भी है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्शन हर 6 साल के बाद होता है और यहाँ पे हमेशा PRI ही जीतती है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी ही जीतती है। तो वहाँ पे क्या है, हमने अभी क्या देखा है कि इक्वल चांस ऑफ विनिंग और लूजिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये क्या करती है, इलेक्शन जीतने के लिए गवर्नमेंट मशीनरी पे इनका काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। ठीक है, साथ ही साथ जहाँ से इनको लगता है कि वोट कम मिलेंगे तो वो क्या करते हैं, ये जो है ये पार्टी जो पावर में है, ये बूथ ना लास्ट टाइम पे चेंज कर देती है। वैसे एरिया जहाँ से इनको संभावना है कि कम वोट मिलेंगे तो वहाँ से बूथ हटा के दूर भेज देते हैं, डिस्टेंट कर देते हैं, डिस्टेंस जगह पे डाल देते हैं। यानी जो इनको वोट नहीं देने वाले हैं वो वोट नहीं डाल सकते, अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे तो ये जीत जाएंगे। तो क्या ये प्रैक्टिस सही है? नहीं सही है। ठीक है, तो ये तरीका भी गलत है, यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि चाहे वो चाइना की डेमोक्रेसी हो या मेक्सिको की डेमोक्रेसी हो, वो क्या है, फ्री और फेयर नहीं है। इस आधार पे ये दोनों डेमोक्रेटिक नेशन नहीं कहे जा सकते हैं। क्लियर है? अब आप देखिएगा तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, 1 वोट 1 वैल्यू। 1 वोट एंड 1 वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमने क्या बात की है, डेमोक्रेसी में सब वोट करेंगे। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो भी वोटर्स हैं, जो भी एडल्ट वोटर्स हैं, सबके पास राइट्स होने चाहिए। हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा है ना कि फ्रांस में ना एक्टिव सिटीज़न वोट कर सकते थे, पैसिव सिटीज़न वोट नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पे इक्वलिटी नहीं थी, तो उस आधार पे वो डेमोक्रेटिक हुआ? नहीं हुआ। अब है, हम लोग पहले की बात कर रहे हैं ना, 1789 के आसपास की बात कर रहे हैं, इसको प्रेजेंट सिनेरियो में देखते हैं। ठीक है, जो भी वोटर्स हैं, हम अपने इंडिया की बात करते हैं, मैं भी एक इंडियन वोटर हूँ, इंडियन सिटीज़न हूँ, अंबानी भी एक इंडियन सिटीज़न है। ठीक है, हम दोनों के अगर इकोनॉमिक के स्टैंडर्ड की बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है ना, लेकिन अगर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की बात करें, एक सिटीजन राइट्स की बात करें, तो मेरे पास भी 1 वोट का पावर है। 1 वोट मैं भी कास्ट करूँगा, अंबानी भी कास्ट करेंगे। ठीक है, ये तो नहीं होगा ना कि वो भाई इतने अमीर हैं, देश के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनका देश में ज़्यादा योगदान है तो ये ज़्यादा वोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। मैं अपने बाइक पे जाऊं, ये अपने चॉपर पे वोट करने आए, तो भी हम दोनों की वोट की वैल्यू 1 है। तो इस आधार पे तो मैं भी कह सकता हूं कि पॉलिटिकली मैं अंबानी के बराबर हूं। ठीक है, लेकिन यही इक्वलिटी हुई ना, इकोनॉमिक गैप चाहे जितना भी हो, पॉलिटिकल इक्वलिटी हम दोनों के पास है। ठीक, अब ऐसा भी हम एग्जांपल लेके चलते हैं अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से कि कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे लोगों को ये इक्वलिटी नहीं मिला है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं था। ठीक है, वुमेन डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स टिल 2015 इन सऊदी अरेबिया। एक एग्जांपल आप देखिएगा इस्टोनिया का। इस्टोनिया ना रसिया USSR का ही पार्ट है। हम लोग ये रसिया पहले उस रीजन के और सारे जगह थे जो रसिया में यूनाइटेड थे, कलेक्टिवली इनको USSR कहते थे। तो इस्टोनिया उसका एक पार्ट था। इस्टोनिया में क्या है ना कि रसियन लोग माइनॉरिटी में हैं, रसियन माइनॉरिटी में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो इलेक्शन होते हैं तो रसियन को क्या किया जाता है, वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता है। ठीक है, रसियन माइनॉरिटीज हैड प्रॉब्लम्स इन गेटिंग वोटिंग राइट्स।
तो यहाँ पे उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहा है। एक एग्जांपल आप लेके चलिए फिजी का, ठीक है। फिजी ना एक आइलैंड है, आप मैप पे देख सकते हैं, फिजी एक आइलैंड है। यहाँ पे ना इंडियन मूल के लोग भी ज़्यादा, इंडियन ओरिजिन के लोग भी ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि यहाँ के जो ओरिजिनल है वो हो गए, फिजी के जो इंडिजीनियस हैं, साथ ही साथ इंडिया से प्लांटेशन वर्कर के तौर पे बहुत से लोगों को ले जाया गया था कॉलोनियल रूल के टाइम में, जो वहीं बाद में रह गए। उनको आप कह सकते हैं इंडो फिजियन, ठीक है। एक ना टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन आप एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग उस टाइम 8 या 9th में थे, तो ये न्यूज़ में आया करता था कि 1999 की बात है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे इंडियन ओरिजिन के, इंडो फिजियन थे, महेंद्र चौधरी। क्या नाम है इनका? महेंद्र चौधरी। ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। एक ना फिजियन, इंडिजीनियस फिजियन लीडर था, उसका नाम था जॉर्ज स्पेट। जॉर्ज स्पेट ने क्या किया है, वहाँ पे महेंद्र चौधरी के कैबिनेट के पार्लियामेंट को ही हाईजैक कर लिया, उसने हॉस्टेज बना लिया पार्लियामेंट को ही, और महेंद्र चौधरी के साथ 36 पार्लियामेंट मेंबर को गन पॉइंट पे हॉस्टेज कर लिया, ठीक है। 19 मई 2000 टू 13 जुलाई 2000, यहाँ इतने टाइम तक इन्होंने हॉस्टेज बना के रखा है, ठीक है। बाद में ये क्या करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देते हैं वहाँ का, और जो इलेक्शन होता है उसमें जो फिजियन, इंडिजीनियस फिजियन है, उनके वोट की वैल्यू इंडियन ओरिजिन के लोगों के वोट के वैल्यू से दुगुना रखा गया। यानी एक इंडिजीनियस फिजियन के वोट की वैल्यू हम 2 मानते हैं, एक इंडियन के वोट की वैल्यू 1 मानते हैं। तो अगर 2 वोट हैं, अगर किसी ने फिजियन ने वोट किया और इंडियन ने वोट किया, तो फिजियन के वोट वाले को विनर माना जाएगा। तो ये एक इनडिस्क्रिमिनेट, अनरीजनेबल प्रैक्टिस था, ठीक है। तो होना क्या चाहिए कि जो भी वोटर्स हैं उनमें किसी भी आधार पे, चाहे रिलीजियस हो, रीजनल हो, लिंगुअल हो, रेशियल हो, किसी भी आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए। एवरी वोटर मस्ट हैव इक्वल वोटिंग राइट एंड द वैल्यू ऑफ ईच वोट मस्ट बी इक्वल। क्लियर? उसके बाद हम लोग जैसे हम कह सकते हैं ना कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन हैव 1 वोट एंड ईच वोट हैव 1 वैल्यू। सो दिस पॉइंट इज क्लियर। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, दैट इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करेंगे, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ओके। लोगों के जो सिटीजन्स हैं, इनके राइट्स को कभी वायलेट नहीं किया जाएगा, इनके जो राइट्स हैं उसको सिक्योर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा। हम लोग एग्जाम्पल में लेंगे जिम्बाब्वे को, ठीक है। जिम्बाब्वे भी ना एक ब्रिटिश कॉलोनी थी जो 1980 में जाके आज़ाद हुई है। जिम्बाब्वे के एक पॉपुलर लीडर हैं रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे में काफ़ी पॉपुलर थे, लेकिन ये क्या करते थे, इलेक्शन में बाद में इन्होंने फ्रॉड करना स्टार्ट किया, मैल प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। इलेक्शन जीतने के लिए ये गलत हथकंडे अपनाने लगे, ठीक है। उसमें क्या था, जो भी इनके पॉलिटिकल अपोनेंट थे उनको ये हरास करते, पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो थे उनको क्या करते थे, हरास करते थे, ठीक है ना। जो जर्नलिस्ट इनके अगेंस्ट लिखते उनको ये हरास करते। तो कुछ हद तक ये सेंसरशिप इम्पोज कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने अपने पावर को बढ़ाने के लिए जिम्बाब्वे के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया अपने पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। यानी ये रूल के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अपनी ड्यूटी को, सेंसरशिप इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिएगा अपने अपोजिट पॉलिटिकल वर्कर को भी हरास कर रहे हैं, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि इनका जो अनपॉपुलर तरीका है उसके कारण इनको फाइनली 2017 में इनको पावर से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ ऑफिस इन 2017,
ओके, तो देखते हैं हम क्या देखते हैं कि एक गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के हिसाब से काम नहीं करे, लोगों के राइट्स को फुलफ़िल नहीं करे, तो वो डेमोक्रेटिक होते हुए भी डेमोक्रेटिक हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो समझने वाली बात ये है कि हम लोग जो अब तक डेमोक्रेसी का मतलब समझते आ रहे थे कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग जिसमें लोग गवर्नमेंट को वोट दे के चूज करते हैं, जिसमें लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। सिर्फ ये मीनिंग काफ़ी नहीं है, ठीक है ना। रूल, वोट, पीपल, रूलर, हम लोग अभी तक तो यही समझते आ रहे हैं कि पीपल जो है वो वोट दे के अपना रूलर चुनते हैं, यही डेमोक्रेसी अब तक था हमारे लिए। लेकिन अब हम क्या जानते हैं कि नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि ये एक बेसिक चीज़ है। डेमोक्रेसी के साथ एसेंशियल फीचर्स हैं जिसके बिना हम डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। जैसे पहला डिसीजन क्या था कि जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन किसके हिसाब से ले, ठीक है, वो फ्री होकर डिसीजन ले सके, लोगों के हिसाब से डिसीजन ले सकें, एज पर पीपल कंसेंट। दूसरा हम क्या देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लोगों के पास इक्वल राइट टू कॉन्टेस्ट होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद हम क्या देखते हैं कि जो वोटर्स हैं सबको वोटिंग के राइट्स होने चाहिए और उनकी वोटिंग वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, 1 वोट 1 वैल्यू। और उसके बाद क्या देखते हैं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लॉ के हिसाब से रूल करें और सिटीजन्स को राइट मिलने चाहिए। तो अगर ये चीज़ें एक गवर्नमेंट ऑफ़र कर रही है, अगर लोगों के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट ये चीज़ें ऑफ़र कर रही है, उसके अंदर ये फीचर है, तो सही मायने में हम लोग उसको कह सकते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर इनमें से कोई भी फीचर लैक करता है तो उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं। ये आज हम लोग इतने पे ही अपने सेशन को रोकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब आप डेमोक्रेसी को एक बेहतर सेंस में समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछनी हो, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप प्लीज़ स्क्रीन पे दिए गए नंबर और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज को शेयर कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अबाउट आवर परफॉर्मेंस। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।